नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास की। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार बजट का प्रावधान कर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को लगातार बढ़ावा दे रही है। देश के भीतर अपनी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाने में जबरदस्त प्रगति की है। देश ने डिजिटल इंडिया ने व्यवस्था में तेजी से बदलाव किया है, लिहाजा अर्थव्यवस्था, रोजगार और निवेश के लिहाज से अपार संभावनाएं हैं। आईटी क्षेत्र में भारत वैश्विक प्लेयर के रूप में उभर रहा है। भारत 6G तकनीक को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2023 के अंत तक या 24 की शुरुआत में इसे लॉन्च किया जा सकता है। लिहाजा माना यह जा रहा है कि आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हुए आगामी बजट में सरकार खास घोषणाएं कर सकती है। आईटी सेक्टर को भी बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। क्या उम्मीदें हैं, क्या चुनौती हैं, मुद्दा आपका में बजट आईटी सेक्टर, इनोवेशन और अनुसंधान और विकास की करेंगे। चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उपाध्यक्ष हैं पब्लिक पॉलिसी नासकॉम के। प्रोफेसर वी राम गोपाल जी राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो निदेशक हैं आईआईटी दिल्ली के। राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। जगदीश मित्रा जी हैं चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर टेक महिंद्रा के। जगदीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत राम गोपाल जी मैं आपसे ही करूंगा। आईटी सेक्टर को लेकर यह माना जा रहा है कि 2030 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी दशा दिशा बदल जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? Yeah, I think हर एक बजट में गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग न्यूअर स्कीम्स फॉर टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल लास्ट बजट में क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया था और ऑलमोस्ट $1 बिलियन क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए अप्रूव हो चुका है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ implementing the scheme. And the budget before that, there was a lot of emphasis given to AI ML technologies, the artificial intelligence, machine learning kind of technologies. तो वो technologies के लिए भी almost $1 बिलियन 8,000 करोड़ का provision दिया गया था वो previous budget में भी। I think in every budget government is picking up one of the new areas and then giving a boost to this technology. And I think once that budget allocation is made, then the Department of Science and Technology, Ministry of Electronics and Information Technology, and Ministry of Education, all these kind of ministries come together and then launch schemes, fund projects, and then build a kind of a capacity in these areas. And out of these activities also come the startups, because most of these new funding schemes also enable startups, because they can also fund startups now. For example, in Department of Science and Technology has created these technology innovation hubs, and these technology innovation hubs are there in almost like 25 institutions in the country now. And through these innovation hubs, we are funding many startups in different sectors. For example, at IIT Delhi, हमने कोबोटिक्स के ऊपर एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब क्रिएट किए थे, और वो कोबोटिक्स एरिया में जो ह्यूमन रोबोट्स का इंटरैक्शन है उसके ऊपर हम बहुत सारा स्टार्टअप्स को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इन एवरी बजट वी एक्सपेक्ट some of these technologies to be receiving some amount of a kind of a support, so that the startups and research in that area can be improved. जी, आशीष अग्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो सरकार ने डिजिटल इंडिया पे खासा फोकस किया। जनधन अकाउंट्स की बात की जाए या पॉलिसीज के लेवल पर बात की जाए,
तो डिजिटल इंडिया के जरिए व्यवस्था में एक खासा परिवर्तन देखने को मिला है। और कोविड काल की मैं बात करूं तो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, एक बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी के जरिए देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं और इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपने एकदम सही कहा। सरकार निरंतर डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन दे रही है और इसका लाभ जो है पूरे देश ने देखा है पिछले 2-3 साल में, जब हम कोविड से प्रभावित रहे हैं। और हमारा जो उद्योग है, आईटी उद्योग विशेषकर, इसने ना सिर्फ भारत में अपनी सेवाएं अच्छी तरह प्रोवाइड करने का इसको एक पूरा हमने देखा 2 साल में, बल्कि ग्लोबली हमारी जो सर्विसेज हैं वो करीबन 100 से ज़्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट होती हैं। और हमने देखा कि इस पूरे 2 साल में आईटी उद्योग ने अच्छी ग्रोथ एक हासिल की कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। और आगे चल के भी इसका जो आगे हम फ्यूचर देख रहे हैं काफ़ी ब्राइट है। तो अभी अगर हम देखें सिर्फ आईटी सर्विसेज में करीब 177 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री का ये हमारा एनुअल रेवेन्यू है। जी। और हम आगे देख रहे हैं कि 5 सालों में ये करीबन दुगना हो सकता है। इसका मतलब $350 बिलियन के करीब का टारगेट है। तो एक तो ये बात। दूसरा जो प्रोफेसर राव ने भी बोला कि स्टार्टअप्स, अभी हमारे जो टेक स्टार्टअप्स हैं वो करीबन 25,000 टेक स्टार्टअप्स हैं। और इसमें सिर्फ पिछले साल में 40 से अधिक यूनिकॉर्न हुए हैं, मतलब जिनका एक मूल्य है $1 बिलियन से ज़्यादा। जी। और हम ये देख रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में ये काफ़ी और बढ़ सकते हैं। तो अगर हम बजट की बात करें तो हमारे आईटी सर्विसेज जो हमारा कोर सेक्टर है, इसमें एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे स्पेसिफिक सजेशंस हैं। और दूसरा, हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट और आए, उनमें जो लोग हैं, टैलेंट है, उनको रिटेन करने और हायर करने में कैसे और एनेबलमेंट मिले। और फाइनली, क्योंकि हमारा जो पूरा आईटी उद्योग है, इसमें जो इनोवेशन है और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो अगर हम देखें तो अभी हमारे देश में अगर एक माप के तौर पे देखा जाए तो वो करीबन आई थिंक 0.7% है हमारी जो जीडीपी है। जी। और विकसित देशों में ये 2% के करीब होता है। तो हम क्या करें कि हम आगे चल के इसको हम बढ़ा सकें। आगे कुछ सालों में हमारे सजेशंस कुछ इस दिशा में भी हैं, जो मैं आगे चल के आपको बता सकता हूँ। जी। जगदीश जी, अगर बात आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जाए तो यह माना जा रहा है कि भारत 2030 तक $10 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने में इस सेक्टर के योगदान के जरिए आगे बढ़ सकता है, इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये जो बजट है 2022-23 का बजट है, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद की जा रही है। देखिए मनोज जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा फाउंडेशन रखा गया है, जिसकी वजह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे भारत ने एक बहुत अच्छी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, अपनी सर्विसेज की कैपेबिलिटी को बनाया है पूरे विश्व में। जी। और उसकी तरह से अभी हमको उसका फायदा उठाते हुए हमारे देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस, या जितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, वो अभी तक हमने वहां तक पहुंचे नहीं है। जिसे कहते हैं हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसे कहते हैं वो शुरू में वहां तक पहुंचे हैं। अभी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने जो प्रोग्राम्स चलाई हैं, और आप जैसे प्रोफेसर राव हैं, आशीष जी हैं, हम इन सब की वजह से जो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईटी और आईटी सर्विसेज और प्रोडक्ट और स्टार्टअप कंपनीज को अगर हम एक साथ ले तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने कहा, औद्योगिक क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, ये आप जानते हैं कि हम कई देशों से, स्पेशली चाइना से काफी पीछे पड़े हुए हैं। इसको आगे बढ़ाने का एक ही उपाय है, वो है टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट फैक्ट्री और फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर, जिसे हम कहना चाहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, उसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज करके एआई, मशीन लर्निंग
इवन अभी जो बात चल रही है मेटावर्स, ये सब चीजों को अगर हम ठीक से यूज करें तो हम फैक्ट्री को बहुत अच्छी तरह प्रोडक्टिव कर सकते हैं, और उससे न सिर्फ भारत विश्व स्तर पर एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बना सकता है और ये हब बन सकता है, बट वी कैन क्रिएट ऑलमोस्ट 11 मिलियन 11 मिलियन जॉब्स इन दिस कंट्री, एंड दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स. वन, इकोनॉमिकली हम देश को आगे बढ़ाएं, लोगों को, और जैसे आप जानते हैं विश्व स्तर पर हम compete करें, और दूसरी हम लोगों के लिए नौकरियां भी उपलब्ध करें जो हमारे ओवरऑल विकास को बढ़ाएगी. तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का इसके सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा टू मेक अस बी वर्ल्डली कॉम्पिटिटिव एंड टू क्रिएट जॉब्स फॉर आवर कंट्रीमेन. जी, प्रोफेसर राव, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जगदीश जी, मैं आपसे स्टार्टअप के बारे में जानना चाहता हूं कि जैसे यूनिकॉर्न के संबंध में अभी चर्चा हुई, तमाम कंपनियां उभर के सामने आई हैं. सरकार ने स्टार्टअप के जरिए देश में जो हमारा सेक्टर है, IT सेक्टर खासतौर से, उसे बदलने की एक बहुत बड़ी पहल की. पिछले बजट में भी हमने इन चीजों को देखा है. आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे पास जो है दो चीजों पे मैं भी चाहूंगा, जैसे आशीष जी कह रहे थे कि बजट में हमारे तरफ से कुछ चीजें चाहेंगे हम थोड़ी और स्ट्रेंथन किया जाए, जिसे हम और शक्ति दें. वो होंगी, सबसे पहले जैसे बताया गया कि हम IT सर्विसेज के मामले में ईज ऑफ बिजनेस, मतलब हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, जैसे आपको पता है जब कोविड हुआ फिर भी इस क्षेत्र ने बहुत अच्छी तरह उसको संभाला. हमने और सरकार का बहुत बड़ा उद्योग था इसमें. हम लोगों ने, आशीष जी, मैंने और हमारी NASSCOM, फिकी, CII, सबने मिलकर बहुत अच्छी तरह से काम करके ये साबित किया कि इस देश को पास उतनी तकनीकी कैपेबिलिटी है, जितना फाउंडेशन है हमारे टेलीकॉम का, हमारे बैंडविड्थ का, कि हम काम कहीं भी नहीं चुका हमारा. जबकि आप जानते हैं कि लोग ऑफिस नहीं जा पाए, लोगों को घर से काम करना पड़ा, फिर भी हमने सारे विश्व के कंपनियों को, बड़ी से बड़ी बैंक्स को, बड़ी से बड़ी औद्योगिक क्षेत्र को यहाँ से संभाला. तो वो एक तो बहुत अच्छी बात हुई है. लेकिन इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूरे तरह से टेक्नोलॉजी का जो इंडिया को अगर हम सेंट्रल हब बनाना चाहें, तो उसके लिए दो चीजों की बहुत जरूरी है. एक, स्टार्टअप इन द सेंस, जैसे हमने यूनिकॉर्न्स खड़े किए हैं, यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. हर साल में कम से कम हर साल में 100 के आसपास यूनिकॉर्न यहाँ से आए. इतनी आइडियाज है, इतनी टेक्नोलॉजी है. तो सरकार को स्टार्टअप क्षेत्र में, ताकि लोग अपनी कंपनियां सिंगापुर में ना लगाएं, लोग अपनी कंपनियां बाहर के देशों में ना लगाएं, लेकिन इंडिया में लगाएं, उसके लिए सरकार को यहाँ पे पॉलिसीज लानी पड़ेंगी. और दूसरी बात, हमारी जो MSME सेक्टर है, जो SME और MSME सेक्टर है, उसको हम किसी तरह से और जितनी अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी से सपोर्ट कर पाएंगे ताकि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए, तो आप देखिएगा कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देश पे पड़ेगा. जी, तो बिल्कुल. वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है. बिल्कुल. 63 मिलियन MSMEs exist. बिल्कुल. And startups. These are the two areas. जी, बिल्कुल. प्रोफेसर राव, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, IT सेक्टर की बात करूं, सरकार ने दो बड़े फैसले हाल ही में लिए हैं जो माना जा रहा है कि आने वाले में अर्थव्यवस्था के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से देश की तस्वीर को बदल देंगे. अभी तक 5G की चर्चा हो रही थी. 6G की सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, या तो 2023 के अंत तक या 24 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा देश में. दूसरा एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन सरकार ने हाल ही में लिया है, वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने का है. ऐसा माना जा रहा है कि इन दो फैसलों से भारत विश्व गुरु बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन दो सेक्टर की हो सकती है. आप कैसे देखते हैं इन दोनों फैसलों को, और इस बजट से आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं? So whether it is 6G technologies or semiconductor manufacturing, future तो सिलिकॉन का ही है. अगर आप ये जनरेशन अगर आप देखेंगे, इसको सिलिकॉन वर्सेस स्टील माना जाता है. तो सिलिकॉन स्टील को बहुत जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं. अगर आप इवन वॉचेस देखेंगे, हम जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस आजकल पहन रहे हैं, पहले सारा स्विस कंपनीज वर द ग्लोबल प्लेयर्स इन दैट. नाउ वन एप्पल केम and this year they actually sold more. 2021, one company, Apple, sold more watches than all the Swiss company watches put together.
I think that is a kind of a disruption that silicon could do. And even take the case of cars now, right? All the traditional manufacturers like Mercedes, BMWs, all of them, the Tesla, for example, is giving a tough fight to many of them. I think the future is all going to be more in silicon related areas. The semiconductors are going to play a very important role, and India needs to invest money. And for all of this, अगर आप बाहर से टेक्नोलॉजीज लाएंगे, इंडिया में implement करेंगे, that is not development. That way you will not really be able to capture any of these markets. We need to build an ecosystem in the country for innovation to happen in these areas. And for that kind of an innovation to happen, we need to fund our educational institutions, fund research much more than what we are doing right now. India is actually at the bottom of the table. हम अगर हम developed countries में देखेंगे, अगर जो भी developing nations देखेंगे, इंडिया का एक्सपेंडिचर R&D के ऊपर बहुत ही कम है. हम सिर्फ 0.6% to 0.7% में ही अब लास्ट 20 years में हटका है. और उससे अगर हम ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं कर रहे इसके ऊपर, अगर आप कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, चाइना और यूएस, ये लोग एनीवेयर फ्रॉम 2% to 4% of their GDP they spend on higher education, they spend on research and development. India is not spending enough money. Every time a budget is made, they look at how much money was allocated last year. Okay, अगर last year 3,000 करोड़ किया तो इस साल 3,200 crores करेंगे. I think वैसा incrementally करने से अपना development भी incremental रहेगा. I think somewhere we need to take a bold step, allocate much more than what we have done in the previous years, so that the education and research in the country can get a major boost. And out of those kind of areas, the research that we do, the innovation that happens in our academic institutions, will come the next generation technologies. The future Teslas or the future Apples, they are all expected to come out of the graduates that we produce today. I think, for that, you need to invest in these institutions, and our investments in higher education, I hope at least in this budget, we break away from the previous trends and see a sudden jump, because even COVID has shown the power of, the innovation, the power of what educational institutions and the researchers can do. I think, we need to learn from these examples and make sure that, we don't starve the research ecosystem in the country any longer. We need to very liberally, very generously fund research in the country, because I think whether it is 6G technologies or semiconductor manufacturing or anything that you talk about, are all going to come out of research that we do in this country. प्रोफेसर राव, रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में. आपने डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की. जिस दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं, दरअसल उसमें सेमीकंडक्टर को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये कितना बड़ा आप फैसला एक सरकार का मानते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को बदलने वाला साबित होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, वो ऑलमोस्ट $2 trillion का मार्केट बोला. I mean, people are saying that it will grow to $2 trillion kind of dollars. India has to be a player in that. In fact, we spend more money in importing electronic components than on oil right now. The electronic imports have already crossed the oil. That's what I saw. So I think we need to start manufacturing them. The recent semiconductor manufacturing policy is a very important step in that direction. But the implementation is the key. I think we can launch any number of programs, but if you are not able to implement them on the ground, and if you are not seeing any traction, in these kind of sectors, we would lose the bus. In all of these areas, there is a window of opportunity. If you miss the 3-year, 5-year window, and after that, it will be very difficult to catch up in any of these areas. जी बिल्कुल बिल्कुल. आशीष अग्रवाल जी, जिस तरफ राव साहब इशारा कर रहे हैं कि ठीक है, आप फैसला ले रहे हैं, आप पॉलिसी बना देते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है. मैं 2 बातें आपसे जानना चाहता हूं. इनोवेशन पे सरकार का खासा जोर है. साथ ही सरकार जो इस बात को तय करके चल रही है कि अगर कोई भी हम फैसला लेते हैं तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है. जैसे 6G की बात मैंने की, तो 23 के अंत तक या वर्ष 24 में इसकी शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया है. तो लक्ष्य के साथ जो हमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है, दूसरा स्वदेशी तकनीक पे आधारित ये जो बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बदलाव काफ़ी सही दिशा में आगे चल रहा है. और हमें जब हम बजट की बात करते हैं कि बजट एक लिमिटेड
आपको एक टूल्स प्रोवाइड करता है कि जिससे आप अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। तो इसमें दो चीज़ें जो हमने फाइनेंस मिनिस्टर को रिकमेंड करा है। एक, अगर हम देखें कि अभी जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी एक तरह से उसका मतलब वो एक कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसका टैक्स हॉलिडे भी खत्म हो गया है और आजकल रिमोट वर्किंग, हाइब्रिड वर्किंग हमारी इंडस्ट्री ने एम्प्लॉय कर लिया है। तो आगे चल के हमने सजेस्ट किया है कि फोकस ऑन समथिंग लाइक इन इनोवेशन सुपर क्लस्टर विच इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल थीम्स। और उसमें क्या है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, लार्ज एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स, सबको मिला के और उसमें प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करिए और उसमें फिर एक मैचिंग ग्रांट का कॉन्सेप्ट रखिए कि जो कंसोर्शियम एक प्रोजेक्ट लेकर आता है उसमें वो 50% इन्वेस्ट करे और फिर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी वो सेटअप कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर तरीके से हम इनोवेशन की तरफ हम टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमने बात करी जैसे स्टार्टअप्स की। अब स्टार्टअप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो उसका टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करना और रिटेन करना। अब इसमें देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर जो घरेलू निवेशक है उसकी जो टर्म्स हैं वो विदेशी निवेशक के मुकाबले मतलब सही नहीं है। जी। जैसे कि अभी फॉरेन जो विदेशी निवेशक है उसमें जो इन्वेस्टर है उसके लिए हम कैपिटल गेन टैक्स लगाते हैं 10% पे, और जो घरेलू निवेशक है उसका 20% पे लगता है। तो ये चीज़ हमें चाहते हैं कि ये घरेलू निवेशक को भी 10% कर दें। इसी तरह से डिविडेंड इनकम में भी फॉरेन जो विदेशी निवेशक है उसको 20% पे टैक्स होता है, और जो घरेलू निवेशक है वो 30% या 22% डिपेंडिंग अपॉन जो अलग अलग उसमें सिचुएशन है उसका टैक्स लगता है। तो ये अगर हम खत्म कर दें तो हम घरेलू इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी। तीसरा फाइनल पॉइंट इसमें कि जो टैलेंट की बात है, अब एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक अच्छा माध्यम है टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड रिटेन टैलेंट इन स्टार्टअप। ये हमने देखा है 2020 में सरकार ने इसको ईसॉप स्कीम में जो एक कठिनाई थी वो ये थी कि जब ईसॉप ग्रांट हुआ उसी समय टैक्स देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, लेकिन वो सेल नहीं हुआ, उसको कोई मुनाफा नहीं हुआ, उसको कोई बेनिफिट उसके हाथ में नहीं आया, तो वो टैक्स देना ही अपने आप में इतनी एक मुसीबत की बन जाता है कि वो ईसॉप है उसको वो एक अट्रैक्टिव स्कीम हम नहीं ले पाए हैं। उसके बावजूद हमने देखा है कि ईसॉप काफ़ी कंपनीज इशू करना चाहती हैं और कर भी जी। रही हैं। तो अब हमने ये बोला है सरकार को कि ईसॉप जो है वो एक टैक्स बेनिफिट नहीं है, जो आपने 2020 में एक थोड़ा रिलैक्सेशन किया था, और इसको आप सिर्फ अभी क्या रिक्वायरमेंट है कि ये इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। तो सिर्फ 400 करीब स्टार्टअप हैं जिन्होंने ये अप्रूवल दिया है, बल्कि डीपीआईटी में 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं रजिस्टर्ड। तो जी, हमने ये बिल्कुल। बोला है सरकार को कि ये जो आपने बोला है कि अगले 4 साल बाद ग्रांट होने के बाद या जब एम्प्लॉय सेल करता है उस समय टैक्सेशन करें, तो ये जो है सारी डीपीआईटी की स्टार्टअप्स को आप अलाउ कर दें। तो बेसिकली अगर ईसॉप को आप सिर्फ सेल पे टैक्स करेंगे तो ये बहुत स्टार्टअप्स को मुनाफा इसमें जी, बिल्कुल। बेनिफिट ये होगा कि वो अपना टैलेंट को और अट्रैक्ट कर सकेंगे। जी, तो बिल्कुल, हमें ये बिल्कुल। समझना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये सेकंड ईयर है, काफ़ी चैलेंजिंग पैंडेमिक में बजट देना है। तो हमारी इंडस्ट्री कोई इसमें टैक्स ब्रेक या टैक्स हॉलिडे पे फोकस नहीं कर रही है, बट कुछ ऐसे प्रोविजन जो आगे चल के हमको पे बैक करें फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ जो हमारे टियर 2 सिटीज़ हैं, उससे हमें बेनिफिट होगा, और इसी पे हमारा पूरा फोकस है इस बजट में। जी। जगदीश जी, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की बात अब हो रही है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? कौन सी, आपकी पहला शब्द मैं सुन नहीं पाया, कौन सा टेक्नोलॉजी? नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित व्यवस्था की बात अब हो रही है। अब केवल यही नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज क्या है वो पहले हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे प्रोफेसर राव ने शुरू में बताया, क्वांटम एक बहुत बड़ी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। जो हमारे जो सारा टेक्नोलॉजी है वो आज के दिन में कंप्यूट पावर कितना जल्दी, देखिए हम जो है बहुत हर चीज में हमारे फोन के थ्रू, हमारे जो अभी बताया कि घड़ी के थ्रू, हर चीज के थ्रू हम बहुत सारी डेटा को एक जगह ले आते हैं, जी। एसिमुलेट करते हैं।
अगर हम इसको प्रोसेस कर पाए जितना जल्दी, और उसके वजह से हम जितनी उसके तरह से मायने निकाल पाएंगे, इंसाइट निकाल पाए, तो हमारे हर बिजनेस को फायदा होता है। और उसके ऊपर तो वो हो गया आपका कंप्यूट जो है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज क्या है। कंप्यूट की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जैसे हैं कि वो ये क्वांटम जैसी चीजें हैं। सेकंड है, इस डेटा के ऊपर हम किस तरीके से इसका मायने निकाल सकते हैं, उसके ऊपर आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। हमारे देश में जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी जरूरत है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बिकॉज हम बहुत सारे लोग जो हैं वो भाषा के थ्रू बात करते हैं या लिखित में नहीं बात करते, और हमारे साथ बहुत सारी भाषाएं हैं। हम इसको कैसे कन्वर्ट करें ताकि उसका एक फायदा या मायने निकल पाए। जी उसके बाद जो है हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आप जो अभी नई शब्द सुन रहे हैं, मेटावर्स या जो भी चीजें हैं, ये सारी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजें, ये सारा मिलके नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज बनती हैं। जी आपने बात किया 5G और 6G की, वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं। मेरे हिसाब से हमारे देश को एक ऐसा मौका मिला है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को लेके आगे बढ़ने का, कि इसका फायदा हमको पूरी तरह से उठाना चाहिए। इसके लिए हर फैक्ट्री, हर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, हर स्टार्टअप के साथ काम करना इतना जरूरी है कि वो कंपनी के आज के पास सबसे बड़ा जो आज के पहले जमाने में जब हम किसी चीज को फैक्ट्री या किसी चीज को लगाते थे, उसके लिए कैपिटल की सबसे पहली जरूरत होती थी। जी बिल्कुल। आज के दिन में हम किसी चीज को, किसी कंपनी को शुरू करें, किसी नई उद्योग को शुरू करें, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जरूरत होती है टैलेंट और टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास टैलेंट है और आप टेक्नोलॉजी है, तो आपने सुना एग्जाम्पल्स जो हमने बात की, कि जो गाड़ी कंपनी 20 साल पहले थी नहीं, वो आज सबसे ज्यादा महत्व वैल्यू की गाड़ी कंपनी बन चुकी है। जी बिल्कुल जो बिल्कुल। आपने घड़ी की कंपनी सुनी, वो सबसे बड़ी घड़ी वाली कंपनी बन चुकी है। ये कैसे बनी? ये इसलिए बनी कि हमने ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को इन्होंने अडॉप्ट किया, इनको इन्होंने काम पे लगाया और बिजनेस पे लगाया। और हमारे देश के लिए जो मैं जी हर बार जाहिर बोलता सी हूं, बात है। एग्रीकल्चर। जी जाहिर सी बात है जगदीश जी, इसीलिए बजट में सरकार का हर बार एक फोकस देखने को मिलता है। आईटी क्षेत्र को लेकर, इनोवेशन को लेकर, अनुसंधान विकास को लेकर सरकार का खासा फोकस रहता है। इस बार के बजट से भी इसी प्रकार की उम्मीद आईटी सेक्टर कर रहा है। आशीष अग्रवाल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर वी राम गोपाल राव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जगदीश मित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।